बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं आवेश सर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके नालंदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप हमारा जो पिछला सेगमेंट था उसमें हमने जो 1 से 10 तक के जो क्वेश्चंस किए थे वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हैं। और आज हम हाजिर हैं हमारे सेक्शन बी के साथ। इस सेक्शन बी में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे और जो ईच क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आपको कैरी करवाएंगे 10 मार्क्स। तो आज फिर हम वापस आए हमारे 10 मार्क्स को पक्का करने के लिए। तो टोटल 10 + 10 20 मार्क्स का काम हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो मॉडल पेपर है हमारा उसका सेक्शन बी। मॉडल पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वो वैदिक मैथ से है कि 97 का हमें क्यूब फाइंड आउट यानी कि घन फाइंड आउट करना है। सूत्र जो है वो हमारा निखिलन सूत्र है। तो निखिलन सूत्र के लिए घन का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि जो संख्या दे रखी है हमें यानी कि 97 उसमें हमें 2 × विचलन करना होता है। ओके, विचलन वो सब भी देखेंगे। उसके बाद 3 × विचलन का स्क्वायर और फिर उसके बाद 3 विचलन का क्यूब। ओके, ये हमारा फॉर्मूला। अब बात करते हैं आधार और विचलन की। तो इस क्वेश्चन में जो आधार है वो तो हो जाएगा हमारे पास 100 और विचलन जो है वो हमारे पास हो जाएगा -3, क्योंकि 100 और 97 के बीच में जो डिफरेंस है वो -3 है। ओके, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। संख्या है हमारी 97 + 2 × विचलन जो है हमारा -3। उसके बाद सेकंड पार्ट में 3 × विचलन का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। उसके बाद विचलन का क्यूब यानी -3 का क्यूब। ओके, अब पीछे से इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। 3 का क्यूब होता है 27, 3 9 9 27 और माइनस है तो माइनस का 27। उसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 × 3। आफ्टर दैट 3 × 6 और प्लस माइनस माइनस तो 97 - 6। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 97 में से 6 गए 91, 9 × 3 = 27 और यहाँ पे हमारे पास आ गया -27। जब भी हमारे पास यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ जाती है तो हम यहाँ से कैरी लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ से कैरी लेंगे ओके, तो 100 उस तरफ चला जाएगा क्योंकि हमारे पास जो आधार है वो 100 है। तो यहाँ पर एक की वैल्यू 100 होगी। तो 91 यहाँ रह जाएगा 26, यहाँ आ जाएगा 100 - 27। तो 100 में से जब हम 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 73 और ये 26 और ये 91। तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 912673। क्लियर? ये हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये इसमें 97 का क्यूब फाइंड आउट करना था, वो हो गया क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 245 और 2053 है 2053 को विभाजित करें, यानी उस संख्या से हम इन दोनों को विभाजित करें तो हम हर कंडीशन में शेषफल जो है हमारा 5 प्राप्त होता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि शेषफल अगर हमारे पास 5 प्राप्त हो रहा है तो इन दोनों में से सबसे पहले हम अगर 5 को माइनस करेंगे तब हमें वह संख्या मिलेगी जो पूरी डिवाइड होगी। तो सबसे पहली बात 245 में से हम माइनस करेंगे 5 को तो हमारे पास आ जाएगा 240, यानी कि 240 उस नंबर से जो हमें निकालना है उससे पूरा डिवाइड होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 2053, इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो 2048। तो ये वो नंबर हैं जो डिवाइड होंगे पूरे जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद अब हम इसका HCF निकालेंगे। इज इट क्लियर? तो उसको निकालने के लिए हम यूक्लिड जो इक्वेशन है उसका यूज लेंगे। तो 2048 इज इक्वल टू 240। इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये एटलीस्ट इससे कम आना चाहिए या इसके इक्वल आना चाहिए। तो 240 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 8 × 32 और 3 कैरी हो जाएगा 1920। तो 1920 आया। उसके बाद इसको 9 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये इससे बड़ा आ जाता है। तो हम ये 8 टाइम्स जाएगा प्लस अब जो रिमाइंडर है यानी कि जब हम इसका माइनस करेंगे 2048 में से माइनस करेंगे 1920 को तो 8 2 और 1 ये 128 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा भागफल है यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, इस भागफल को छोड़ के ये जो दोनों वैल्यूज हैं इन दोनों वैल्यूज से हमें वापस ये स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा बड़ी वैल्यू को हम यहाँ ले लेंगे इज इक्वल टू 128। ओके,
अब 240 में जब हम 128 का डिवाइड करेंगे तो नोट देखिए, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, वो बड़ा होगा इससे, तो इसका मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 240 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। तो 240 में से 128 को जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 112। तो ये बच गया हमारा शेषफल। अब वापस वही बात कि जो भागफल है उसको हमें डिस्कार्ड करना है। 128 इज इक्वल टू 112। अब वापस डिवाइड करेंगे तो 112 का 1 टाइम ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो 128 में से हम माइनस करेंगे 112, तो ये बच गया हमारे पास 6 और ये बच गया 1, तो 60 हमारे पास बच जाएगा। तो अब हमें फिर से भागफल को टर्मिनेट करना है, ठीक है, और हमारा बच जाएगा 112 इज इक्वल टू 16। अब 16 में ओके, तो 112 और 16 है, तो 16 7 जा 112 होता है, 7 से इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा और रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 0। यानी जब हमारे पास शेषफल 0 बच जाता है तो हमारा जिस नंबर से हमारा जो आंसर 0 आया है डिवाइड करने पे वही हमारा आंसर होगा। तो यानी 16 वो नंबर है जिससे हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो शेषफल है इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो आंसर पूरा जाएगा, और हमने 5 माइनस कर दिया तो हमारा शेषफल 5 रह जाएगा। तो ये हमारा 16 हमारा आंसर है। इज इट क्लियर? सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। तो सबसे पहले इसमें हम डायग्राम बनाएंगे। एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। इस वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि, यानी कि इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है जो इसकी चारों भुजाओं को टच करता हुआ रहता है। इस वृत्त की हमें परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि के लिए माना वृत्त की जो त्रिज्या है वो है r सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त की परिधि निकालने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे कहां से। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये है वृत्त का व्यास, और वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का जस्ट डबल होता है। तो व्यास और वृत्त वर्ग की जो भुजा है इस वृत्त का व्यास, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वृत्त का व्यास बराबर है वर्ग की भुजा की। आप देख सकते हैं कि वृत्त का व्यास ये रहा और वर्ग की भुजा ये रही, तो दोनों ही इक्वल है। तो वृत्त का व्यास जो होता है वो होता है 2 × r। यहाँ पर r क्या है रेडियस, वो इक्वल है 14 के, तो r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, अतः वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × πr, 2πr, यानी कि 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू वो 7 से 7 कैंसिल, 44 सेंटीमीटर r रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे जो एपी का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारी समांतर श्रेणी है उसका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वी हैव एन एपी, हमारे पास एक समांतर श्रेणी जिसको हम एपी बोलते हैं। एपी दे रखी है 3, 15, 27 एंड 39। इसका कौन सा पद 639 होगा? यानी हमें गिवन क्या है an की वैल्यू, कोई ना कोई पद, मान लिया n वाला पद जो है वो होगा 369। तो हमें निकालनी है नंबर n की वैल्यू की, n की वो कौन सी वैल्यू होगी, कौन सा पद होगा जो 639 होगा। तो हमें एपी में सबसे पहले हमें a फाइंड आउट करना होता है। a होता है वो होता है हमारा पहला पद यानी कि 3, तो a की जो वैल्यू है वो है 3। और d की अगर हम बात करें तो d की जो वैल्यू होगी वो होगी एक पद में से पीछे वाले पद को माइनस करेंगे, यानी कि 15 - 3 जो कि आ जाएगा आपके पास 12। लेकिन हमें क्रॉस चेक करने के लिए दूसरे पद को भी यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तो इसको भी जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 12 है। इसका मतलब d की जो वैल्यू है वो है 12। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n वाला पद का जो फॉर्मूला है उसको हम पुट करेंगे, तो an की जो वैल्यू वो हमें दे रही है 369, a की जो वैल्यू वो है 3 n प्लस 1 n माइनस 1 इंटू d की जो वैल्यू है वो है 12। तो सबसे पहले हम इस 12 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
6 3 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 एंड माइनस 12। ओके, उसके बाद 3 6 9 इज इक्वल टू 12 और 3, 12 में से 3 गए तो बच गया हमारे पास 9 माइनस का, तो 12 एंड माइनस का 9। अब इस माइनस के 9 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी 6 3 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 12 और n। तो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6 4 8 इज इक्वल टू 12n, और n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 6 4 8 अपॉन 12, जो क्या आ जाएगी आपके पास 54। तो n की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 54, यानी कि 54th टर्म जो होगी वो 639 होगी। इसी के साथ ये जो 14 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन सेक्शन बी का। यह मतलब कि घन, एक घन है उसके पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। घन का जो पृष्ठ होता है, देखिए ये होता है घन, इसका जो एक पृष्ठ है यानी कि ये एक वर्ग होता है, यानी कि एक वर्गाकार होता है। तो इस वर्ग का जो परिमाप हमें दे रखा है वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर। ओके, तो घन का आयतन निकालना है। तो सबसे पहली बात, घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब, यानी बेसिकली हमें क्या चाहिए, भुजा निकालनी। अब भुजा कहाँ से निकालेंगे हम, भुजा इस परिमाप से जो हमें दिया हुआ है उससे निकालेंगे। ओके, तो हमें पता है कि जो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू भुजा। ओके, जो कि हमें कितना दे रखा है 28। तो यहां से भुजा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 28 अपॉन 4, जो कि आ जाएगी 7। तो भुजा की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब भुजा की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, तो इस भुजा की वैल्यू से हम घन का आयतन इजीली निकाल सकते हैं। तो घन का आयतन कितना हो गया, भुजा का क्यूब, यानी कि 7 का क्यूब विच इज इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमने क्यूब निकाला है, तो जो यूनिट है हमारी वो सेंटीमीटर क्यूब आएगी। ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे बहुत सी गलती करते हैं, यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख के छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे भुजा थी तो सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने आयतन निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। इज इट क्लियर? तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड जो सेक्शन था 10 मार्क्स का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन सी के लिए हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। तब तक के लिए आप इन 20 नंबर्स को ही पक्का कीजिए, ओके, और इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।